नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मॉडल पेपर जो है 2022 का, है ना। 2022 का मॉडल पेपर जो है इसके बारे में बात करेंगे, जो टर्म नंबर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाँचों सेट आप लोग कर लेंगे तो आपका यहाँ 75% यहाँ से मार्क्स जरूर रहेगा मॉडल पेपर से। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले एक आप लोग से गुजारिश है कि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड यानी पढ़ाई से रिलेटेड आप लोग को हमारे इस चैनल में क्लास 8, 9 और 10th के सभी विषयों का आप लोग को मिल सके, या ये मैथ रहे, साइंस रहे या हिंदी रहे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को यार देखते हैं। ये सेक्शन नंबर 1 है ना, और ये सेट नंबर 5 है। आप लोग को टोटल सेट चाहिए तो आप मेरा चैनल पर चले जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक लिखें, है ना। क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? दो को क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर होगा प्रतिरोधकता। क्या होगा? प्रतिरोधकता है। यहाँ पर क्या है? प्रतिरोधकता होगा। प्रतिरोधकता, रोधकता, रोधकता, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर होता है। चलिए अब यह पूछता है कि लंबाई पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। देखिए तो यह हो जाएगा, यह चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में स्रोतों के साथ समांतर क्रम में विद्युत उपकरणों के दो लाभ लिखें। जो घर में हम लोग अपना उपकरण जो बिजली वाला जोड़ते हैं वो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना, तो इसका दो लाभ पूछ रहा है। तो देखो पहला लाभ क्या हो जाएगा कि प्रत्येक उपकरण को पूर्ण बैटरी वोल्टेज मिलता है ना। इस तरह से होता है ना, समांतर क्रम में हम लोग घर जोड़ते हैं, एकदम पूरा वोल्टेज मिलता है। दूसरा नंबर में एक उपकरण बंद अथवा खराब होने पर भी अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होता है। मान के चलो इस तरह से दो तार है ना, ये तार खराब हो जाता है किसी कारणवश, क्या ये तार तो खराब नहीं होता है? ये तार तो काम देता है ना। हाँ बस सेम टू सेम इसी तरह से होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो ऐसे धातु का नाम बताइए जो हथेली पर रखते ही क्या होता है? वह पिघल जाता है। मतलब हथेली में रखते ही क्या हो जाता है? वह पिघल जाता है। तो याद रखिएगा गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम हाथ पर रखते ही वह क्या जाता है? पिघल जाता है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं, है ना। संकलन अभिक्रिया देखो, ये C2H6 है और ये C3H8 है, C3H6 है और ये C2H2 है। तो इसमें से एक होगा एल्कीन समूह का और एक होता है एल्काइन समूह का। एल्कीन समूह और एल्काइन समूह मिलकर क्या होता है? संकलन अभिक्रिया बनाते हैं। तो CH3 और C2H2 हो जाएगा, ये संकलन अभिक्रिया बनाएंगे दोनों मिलकर। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन पूछा है। देखो माता पिता का गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही अनुवांशिकता कहलाता है। मतलब आपके माता पिता का गुण जो होता है आप में आता है और उसमें भी फिर आपका बचवा पर जाता है ना। इस तरह से क्या होता है? अनुवांशिकता यह चलते रहता है, यह DNA पर निर्भर करती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत की क्षति के लिए कौन सी रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी थे। जो ओजोन जो परत है उसका जो भी क्षति हो रहा है वह कौन सा पदार्थ के लिए उत्तरदायी थे, है ना। इसका आंसर हम लोग को मांग रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत की क्षति के लिए प्रमुख रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी थे। इसके अलावा और है, देखो एगो हाइड्रोजन ऑक्साइड है और एगो मीथेन भी है ना। ETC गैस है जो ओजोन परत को क्षति के लिए उत्तरदायी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? तो वैसे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में उपार्जित करता है यानी अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। मान के चलो अभी कोई व्यक्ति है ना, यह व्यक्ति पढ़ लिख के अभी DIG बन गया है ना, DIG बन गया है। अब इसमें से मान के चले इसका बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छा व्यवहार है। क्या इसका बच्चा जो होगा
ये इसका बच्चा भी डीआईजी बनेगा? इसका बच्चा का भी गुण बढ़िया हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी उपार्जित लक्षण यानी खुद से जो ये अपना अपना व्यवहार अच्छा बनाया है, क्या इसका बचवा में जाएगा? नहीं, इसका बचवा में वही जाएगा जो इसका डीएनए पर होगा, वही वाला जाएगा, गुणसूत्र वाला। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से प्रभावित होता है ना। तो इसका 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। जब कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाए, तो देखो कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो याद रखना कि कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी नंबर में, जब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जब कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलट दिया जाए, मतलब विद्युत धारा की दिशा क्या करेंगे? उल्टा देंगे। तो क्या हो जाएगा? कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उल्टा देने पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 8 का सी बोल रहा है जब कुंडली में फेरों की संख्या वृद्धि किया जाए, फेरों की संख्या वृद्धि किया जाए तो इसका क्या होगा? कुंडली में फेरों की संख्या वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वोल्ट मीटर और ए मीटर में कोई 3 अंतर बताइए। वोल्ट मीटर और ए मीटर में कोई 3 अंतर बताइए, है ना। तो एक साइड लिखेंगे वोल्ट मीटर और एक साइड लिखेंगे ए मीटर। दोनों में अंतर हम लोग स्पष्ट करते हैं। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है और ए मीटर धारा को मापता है। ए मीटर धारा को मापता है ना। अब इसका सेकंड में देखिएगा, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। दो हो गया। तीसरा नंबर में देखिए, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बात को समझे ना? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है? समीकरण सहित व्याख्या करें। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? थर्मिट अभिक्रिया समझिए, कुछ विस्थापन अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? उससे बहुत ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इनसे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। मतलब इसमें बहुत ही ऊष्मा होता है, जिससे क्या होता है? धातु भी गल जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे FeO3 फेरस सल्फेट, है ना। अब फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, देखो। इसके बाद Al, उसके बाद FeAl2O3, है ना। अब प्लस में क्या देती है? ऊष्मा देती है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से कि इसका उपयोग पटरी एवं मशीनरी पुर्जों द्वारा दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मशीनरी की जो है ना, पुर्जों बनाने जो मशीन में बनता है, इस सब को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल पर आप कैसे अंतर करेंगे? भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले जो हम यहाँ अंतर किए हैं, यहाँ भौतिक गुण के आधार पर किए हैं। उसके बाद जो हम नीचे करेंगे अभी रासायनिक गुण के आधार पर। देखिए, इथेनॉल की गंध मधुर होती है, जबकि इथेनोइक की अम्ल की गंध जो होता है घोटने वाली होती है। घोटने मतलब क्या होता है? वह एकदम नाक में लिया नहीं जा सकता है, दूसरा जैसा मतलब लगेगा। नेक्स्ट देखिए, इथेनॉल का गलनांक 156 के होता है। गलनांक मतलब इसका अधिकतर टेम्परेचर क्या देंगे जो गल जाएगा, तो 156 के देना पड़ेगा। और इथेनोइक का अम्ल का गलनांक जो होता है 290 को होता है ना। ये तो भौतिक गुण के आधार पर हो गया। अब देखिए हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग करेंगे। रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग करते हैं। तो देखो, एथेनॉल लिटमस विलयन का रंग नहीं बदलता है। लिटमस विलयन का रंग नहीं बदल पाता है ना, जबकि इथेनोइक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इथेनोइक अम्ल। 2 नंबर देखिएगा, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है। सोडियम से अभिक्रिया करता है, कौन सी? H2 मतलब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और इथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया नहीं करती है, सोडियम से अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए अब हम लोग 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है ना। कह रहा है कि वह कौन कौन सा जीव है जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है। देखो, समष्टि की वृद्धि लैंगिक प्रजनन द्वारा आधारित है।
तो लैंगिक परिजन क्या होता है, इसमें से दो व्यक्ति क्या होता है, दो नर और एगो नर और एगो मादा भाग लेते हैं, लैंगिक परिजन होता है। 2 नंबर में विभिन्नताएं ही स्पीसीज को सुरक्षित रखती है। यदि विभिन्नताएं इस दुनिया में नहीं होता तो स्पीसीज जो है ना, हम लोग का स्पीसीज नहीं रहता। 3rd नंबर में छोटे जीव बड़े जीवों से सुरक्षित रखने के लिए हमें रंग विभेद कर सकते हैं, रंग विभेद कर सकता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जे निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा? समझाइए। मतलब हम जितना भी कचरा उत्पन्न करते हैं ना, क्या हो जाएगा, यह जे निम्नीकरणीय होगा तो क्या हमारे पर्यावरण को यह प्रभावित नहीं करेगा? एकदम करेगा। काहे नहीं करेगा? देखो, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जे निम्नीकरणीय हो तो हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, एकदम जरूर पड़ेगा, है कि नहीं? जैव निम्नीकरणीय कचरा अपघटित तो हो जाता है, लेकिन बहुत समय तक पड़े रहने के कारण क्या होता है, बदबू और बीमारियां भी उत्पन्न करती है। बदबू मतलब क्या होता है, खराब सेंट। जो कचरा जल्दी अपघटित हो जाए उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे सब्जी का जो हम लोग छिलका उलका काटते हैं और बारी में लगाकर बिक देते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, जल्दी पच जाता है, उससे वह तुरंत ही अपघटित हो जाता है, उससे हम लोग को टेंशन लेने की बात नहीं होता है। कि कचरा इसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इससे मिट्टी की उर्वरता भी धीरे धीरे बढ़ती है। तो गांव देहात की महिलाएं सब ये सब करती है, शहर की महिलाएं तो सीधे कूड़ा कचरा में फेंक देगी डस्टबिन में, बिन 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 नागिन धून बिन बिन बिन, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, 14वां नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? विकास में, है ना। देखो, विकास कोई लड़का का नाम नहीं है, कोई तो मतलब मान के चलो विकास में संबंध स्थापित करने के जीवाश्म का क्या महत्व है। देखो, विकास में संबंध स्थापित करने से जीवाश्म अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युगों पहले जो जीव ऐसे वातावरण में चले गए थे, है ना, जहाँ से उनका अपघटन नहीं हुआ था, तो उनकी शरीर की छाप चट्टानों पर सुरक्षित रह गई और वे परिरक्षित जीवाश्म ही जीवाश्म कहलाते हैं। मान के चलो कोई जीव आज से पहले हजारों करोड़ों साल पहले जो था वह किसी कारणवश मर गया, दब गया, जमीन के अंदर चला गया, है ना। आज हम लोग खुदाई करते हैं तो उसका क्या पाते हैं, उसका हम लोग अवशेष मिलता है, या तो मूड़ी मिलेगा, हाड़ मिलेगा, है ना। इसी से हम लोग पता कर लेते हैं कि यह कौन सा जीव था, कितना पुराना था, मतलब हाड़ से ही, मतलब हड्डी से हम लोग पता कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं। इसी को जीवाश्म कहते हैं। जब जीवाश्म की खुदाई से प्राप्ति की जाती है तो उनकी प्राप्ति से गहराई से पुराना पता लग जाता है कि वह लगभग कितना पुराना है ना। इससे हमें भी अभी जीव जंतु और पुराने जीव जंतु से समानता और भिन्नता का पता चलता है। चलिए अब सेक्शन सी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि घरेलू परिपथ में बिजली के खतरे पैदा करने वाली किन्हीं दो स्थितियों का व्याख्या करें। घरेलू परिपथ में इलेक्ट्रॉनिक मोटर और जनरेटर के बीच में दो प्रमुख अंतर बताइए। इलेक्ट्रॉनिक मोटर और जनरेटर के बीच में दो प्रमुख अंतर बताने बोल रहा है। देखो, घरेलू परिपथ में बिजली के खतरे को पैदा करने वाले दो स्थितियाँ निम्न हैं। अब देखो, पहला स्थिति, खराब तार विद्युत झटके के कारण हो सकती है ना। जो खराब तार विद्युत झटके के कारण से हो सकती है ना, इसीलिए इनको तुरंत बदल देना चाहिए। मतलब विद्युत झटका देगा, तार खराब हो जाएगा, इसलिए क्या होता है ना, इसको तुरंत बदल देना चाहिए। बिजली के उपकरणों को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, है ना। नहीं तो जिस प्रकार से एक बार हम लटक चुके हैं ना, इस प्रकार से आप लोग भी लटक जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भीगे हाथों से क्या करना है, बिजली के तार को नहीं छूना है, नहीं तो थरथरा देगा आपको, है ना। भीगे हाथों से नहीं छूना है। अब भीगा मतलब ऐसा नहीं कि आपका हाथ भी नहीं भीगा रहेगा। तो सर बोले थे कि भीगे हाथों से नहीं छूना है, मेरा हाथ तो भीगा नहीं है, और जाके सीधे 11,000 तार को टचिंग कर लेगा। ओ माय गॉड, सीधे चल जाएंगे, 11,000 के बदले 12,000 चल जाएगा उसके बाद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसी में कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर और जनरेटर के बीच में प्रमुख अंतर। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना, और जबकि जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 2 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, बिजली वाला, तो बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जनरेटर में बिजली उत्पन्न करता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना, यानी बिजली को निकालता है। जैसे गाँव घर में डीजे उजे बजाया जाता है ना, तो उसमें 2 को पहले क्या रखता है, उधर जनरेटर रखता है, और जनरेटर से क्या करता है, इधर में तार पहले मशीन में जाता है, मशीन से भी तार जोड़ा जाता है, तब जाके डीजे बनता है। अब चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि दिए गए परिपथ आरेख में, ये 16 नंबर क्वेश्चन इतना ही वीवीआई होता है और इतना ही इजी से बनता है कि क्या जी बोलेंगे। आप लोग ध्यान समझिए, यह श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये R1 R2 R2 ये प्रतिरोध को दर्शा रहा है ना, और यहाँ 6 वोल्ट की पर दिया गया है, 2-3 को बैटरी दे दिया गया है और 6 वोल्ट इसमें प्रवाहित किया गया है। तो बोल रहे हैं R1 R2 R3 तीनों का मान दे दिया है, 2 ओम 4 ओम और 6 ओम, 2 ओम 4 ओम 6 ओम। इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजन किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान दिया है 2, R2 का मान दिया है 4 और R3 का मान दिया है 6। इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 12। तो आपका कितना निकल जाएगा, अरे R1 का मान 2 दिया था, R2 का मान 4 दिया था ना, 2 4 6, 4 2 6 और 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर हम कितना जोड़ दिए, यहाँ पर 14 लिख दिए ना, यहाँ पर 14 आंसर गलत हो जाएगा, आपका 12 आंसर हो जाएगा। आपका कितना आंसर हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से पूछा गया कि परिपथ में परिपथ होता, प्रतिपथ लिख दिए हैं, यहाँ गलत लिखा गया है, क्या क्या जो लिख दिए हैं, परिपथ होगा। प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, यह जो है ना, यह श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो जितना भी विद्युत धारा जाएगा ना, सब इसी में जाएगा, यानी एक ही रास्ता से होकर जाएगा। तो इसका विद्युत धारा भी क्या हो जाएगा, एक एक होगा, क्या होगा, एक एक होगा, आई होगा, है ना। श्रेणी क्रम में होता है ना, तो एगो ऊपर में जाता है, एगो बीचवा में जाता है, एगो नीचवा में जाता है, तो इसका अलग अलग आई निकलता है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, एक ही रास्ता में सब जाता है, तो इसका एक एक आई होगा। तो इसका निकालने के लिए कर रहा है, ये वाला आंसर 12 होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, 14 नहीं होगा, इसका 12 होगा, 14 नहीं, इसका क्या होगा 12 आंसर होगा, यानी 12 ओम हो जाएगा। चलिए इसका ये वाला भी काट दीजिएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आई का मान क्या हो जाएगा, V/R। आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R। देखो V का मान कितना दिया था, 6 वोल्ट दिया था, कितना दिया था 6 वोल्ट, और R का मान कितना आया 12। 6 के 6, 6 दूनी 12, 2 1 2, 0.0, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। तो 0.5 प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होते हैं, ओम। प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या आ जाएगा, ओम। 0.55 का आंसर हो जाएगा ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसी का, इसमें 3 को क्वेश्चन पूछा गया था। अरे बकलोल किधर किधर चल जाता है, एक थोड़ा रुको ना। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में, अच्छा आप लोग ध्यान से देखिए तो ये वाला को, प्रत्येक प्रतिरोध, अरे यार एक एक तरफ से तो R1 R2 R3 गया है, तो इसका प्रतिरोध भी जो है विद्युत धारा, इसका भी क्या होगा एक एक होगा। देखो सेम टू सेम इधर से गया है ना, तो इसका भी क्या आ जाएगा एक ही होगा। इसका प्रत्येक प्रतिरोध का हम यदि विद्युत धारा निकालेंगे तो टोटल I बराबर निकल जाएगा। I बराबर क्या होता है V/R, और V का मान कितना दिया था 6 दिया था, कितना दिया था 6, और R का मान कितना निकला 12। 6 के 6, 6 दूनी 12, तो इसको 2 से काटिए, 2.5 और 2 5 10, यानी 0.5 आया। तो इसका कितना आ जाएगा 0.5, ये वाला काट दीजिएगा, 0.5 आएगा, 0.5 ओम आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि धातु और अधातु ले, यहाँ पर और लिखा था, और में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, है ना, सिंपल से लिखने बोल रहे हैं। देखो लिखेंगे कि धातु ठोस होती है और अधातु ठोस द्रव गैस सब में होता है ना। तो लेकिन याद रखना पारा जो होता है एक धातु है, लेकिन यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब इसमें देखो यह विद्युत एवं उष्मा का चालक होता है, मतलब इसमें जो है ना विद्युत आर पार हो सकती है। धातु जिसमें होगा वह विद्युत, मतलब लाइन जो है ना करंट आर पार हो जाएगी, करंट इस पार से उस पार हो जाएगी। लेकिन
क्या होगा, यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं होती। जो अधातु होता है इसमें बिजली यानी करंट आर पार नहीं होता है। याद रखिएगा अपवाद में इसका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन इसमें भी क्या हो जाता है, ग्रेफाइट मतलब समझते हैं, जो आप लोग लिखते हैं पेंसिलिया से, पेंसिल से जिससे लिखते हैं ना, उसी को ग्रेफाइट जो अंदर वाला रहता है, उससे करंट आर पार हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अदर धातु जो अदर अधातु जो होता है उसमें करंट पार आर पार नहीं होता है। और इसका धातु में अपवाद मान रखिएगा शीशा, शीशा में करंट पार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु चमकीला होता है और अधातु चमकीला नहीं होता है ना, हम लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि समजात अंग और अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो समजात अंग वैसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान है, मतलब बनावट के दृष्टि समान है लेकिन काम अलग अलग रहेगा, यानी कार्य अलग अलग रहेगा, तो उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के बाजू और गाय के अग्रपाद, यानी संरचना बनावट एक जैसा है लेकिन काम अलग अलग है। हम लोग किसी को काम थोड़ने के लिए करते हैं और गाय लोग चलने के लिए, बुलने के लिए करता है ना। अब देखो, पंछी के पंख और मेढक के अग्रपाद सेम बनावट रहता है, तो पंछी उड़ने के लिए प्रयोग करता है ना, और मेढक बुलने के लिए प्रयोग करता है। अब देखो समरूप अंक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समरूप अंक कह रहा है कि वैसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में अलग अलग रहेगा, है ना, परंतु काम क्या आएगा, एक ही होगा। जैसे देखो, कीट के पंख तथा पंछी के पंख क्या रहेगा, संरचना में अलग अलग बनावट है लेकिन काम दोनों उड़ने का काम कर रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। कचरा प्रबंधन, किसी भी कचरे की सही तरह से निपटान करने के लिए उसे संग्रह, परिवहन और निगरानी और उस पर कुछ खास प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसे क्या कहते हैं, कचरा प्रबंधन कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को निपटान करने के लिए उसमें निगरानी करना पड़ता है, कोई गाड़ी उड़ी लगाना पड़ता है ना, उसको जमा करना पड़ता है, तब ना कचरा प्रबंधन करेंगे। इसे ही कचरा प्रबंधन कहते हैं। कचरे प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसका बी नंबर क्वेश्चन देखिए, आप कचरा निपटान कुछ समस्या कम करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों को लिखें, 3 तरीकों को लिखें। देखिए, पहला हम तरीका कर सकते हैं, अजय निम्नीकरणीय पदार्थों का कम से कम उपयोग करेंगे। पहला तरीका, अजय निम्नीकरणीय पदार्थों जैसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण करेंगे, यानी फिर से रीयूज करेंगे। थर्ड लिखेंगे, खाद का उत्पादन जैव निम्नीकरणीय कचरे से, यानी जैव गैस का उत्पादन करेंगे, है ना। इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग को इस निपटान का समस्या हम लोग कम कर सकते हैं, यानी जैव गैस का उत्पादन हम लोग कम करेंगे, है ना। तो यह क्या हो जाएगा, निपटान हम लोग कम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग का यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो आप लोग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आने वाला, और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।